नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस जोर लगा रहे हैं। बीजेपी भी अपने नेताओं को प्रचार के लिए भेज रही है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ का नाम है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मैसूर के एक रेस्टोरेंट में जाकर डोसा बनाया और खाया। उन्होंने यहाँ बच्चों से बातचीत भी की। इसके अलावा प्रियंका ने चिकमंगलुरु जिले के शंगरी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक केस लगाकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया था। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आज उनके पोते राहुल पर भी फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। राहुल को पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में बोलते हुए कहा कि ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर कहते हैं ये राज्य मुझे सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े करके कहते हैं कि इनको छोड़िए, पीएम को दे दीजिए। प्रियंका ने कहा कि क्या अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के नेताओं को कर्नाटक कैसे सौंप दें। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं की तारीफ की और बीजेपी और उनके नेताओं पर निशाना साधा। कर्नाटक में होने वाले चुनाव से पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने बीबीसी से बात करते हुए कांग्रेस के आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मोदी लोकप्रिय हैं, लेकिन इस बार लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है, इसलिए इस बार मोदी फैक्टर या अमित शाह फैक्टर काम नहीं करेगा। सिद्धरमैया ने बीबीसी से बात करते हुए पार्टी में बढ़ते असंतोष को लेकर कहा कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो नाखुश हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। कन्नड़ आउटलेट एडिना द्वारा किए गए प्रीपोल वोटर सर्वे में पाया गया है कि कर्नाटक में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर है, जो इस विश्वास से प्रेरित है कि ये अब तक की एक दशक में सबसे भ्रष्ट सरकार है। बसवराज बोम्मई सरकार को एक और मौका नहीं दिया जाना चाहिए वाले सवाल का हाँ और नहीं में जवाब देने वालों में 67% मतदाताओं ने कहा बोम्मई सरकार को और मौका नहीं देना चाहिए। एडिना ने कहा कि उसने 183 निर्वाचन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें 28 और निर्वाचन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वे के अनुसार जब मुंबई को शासन करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए तो 1/4 यानी कि 27% से अधिक भाजपा समर्थकों ने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इसके अलावा सर्वे में कहा गया है कि 57% सवर्ण चाहते हैं कि भाजपा फिर से चुनी जाए। लिंगायत भी एक अन्य समुदाय है जो भाजपा के पक्ष में है। उन्हें 53% ने कहा कि वो चाहते हैं कि मुंबई सरकार फिर से चुनी जाए। दवायर की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्ट सरकार के सवाल पर 36% मतदाताओं ने कहा कि मुंबई सरकार सबसे भ्रष्ट है। इसके अतिरिक्त 14% मतदाताओं ने कहा कि येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार सबसे भ्रष्ट थी। मतलब 2 व्यक्तियों में से एक ने जवाब दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें सबसे भ्रष्ट थी। वहीं 13% ने कहा कि सिद्धरमैया की सरकार सबसे भ्रष्ट थी और 8% ने कुमारस्वामी के बारे में ऐसा ही महसूस किया, जबकि बाकी 29% लोगों ने सभी भ्रष्ट हैं या कोई भी भ्रष्ट नहीं है के बीच चयन किया। जबकि मुंबई सरकार को सबसे भ्रष्ट कहने वालों में 20% लोग भाजपा समर्थक थे। गुजरात हाईकोर्ट की एक जज जस्टिस गीता गोपी ने बुधवार को राहुल गांधी की सूरत सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग कर लिया है। गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष सूरत सत्र न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। राहुल गांधी के हाईकोर्ट में गुहार लगाने के एक दिन बाद ही जस्टिस गीता गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। राहुल गांधी के वकील के अनुसार कोर्ट पहले ये मामला बुधवार को सुनने को तैयार था, लेकिन जब ये सुनवाई के लिए सामने आया तो जस्टिस गीता गोपी से अलग हो गई। अब हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस से ये मामला किसी और जज के सामने रखने का आग्रह किया जाएगा। गौरतलब है कि 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत भी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बुधवार दोपहर अचानक जंतर मंतर पर जारी कुश्ती के बड़े खिलाड़ियों का समर्थन करने पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन के लिए देश में सम्मानित किया गया, आज उन्हीं का न्याय के लिए सड़कों पर आना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जब तक लड़ाई लड़ेंगी मैं साथ दूंगा।
मैं खुद सबको साथ आने के लिए तैयार करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरे लायक कुछ भी होगा, मैं आधी रात भी तैयार रहूंगा। इन पर दबाव है, इनके परिवार पर दबाव है, पर पूरा देश इनके साथ है, हम सब साथ हैं। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में पुलिस वालों पर ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ भारतीय महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि जब से उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उन लोगों को नतीजे भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। कुछ को पैसे का लालच भी दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत को लेकर ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो बीजेपी सांसद पर पॉक्सो लगेगा, जिसमें कठोर सजा है। आरोप है कि उस नाबालिग पहलवान के घर हरियाणा के कुछ अधिकारी धमकाने पहुंचे थे। बता दें, जंतर मंतर पर 7 महिला पहलवानों का धरना जारी है। उनके समर्थन में कई पहलवान और खिलाड़ी भी वहां बैठे हैं। धरने का आज चौथा दिन है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2 बार के विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के संकल्प को तोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही समिति की सदस्य बबीता फोगाट पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच समिति के सदस्यों ने जांच ठीक से नहीं की है और सभी सदस्यों की सहमति के साथ रिपोर्ट नहीं बनी। जब वो जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी तो साई निदेशक और जांच कमेटी में शामिल राधिका श्रीमन ने उनसे रिपोर्ट छीनी थी। श्रीमन ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी। उसके कई बिंदुओं को दरकिनार किया गया। उसने अपनी आपत्ति भी इस रिपोर्ट में दर्ज करवाई है। यहाँ तक उनकी सहमति के बिना ही जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाए गए। वायर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ब्रजभूषण शरण को क्लीन चिट दिए जाने वाले सवाल पर कहा, इस मामले पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्लीन चिट देने वाले हम कौन होते हैं? मैं महिला होने के नाते आज भी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूँ, पहले भी खड़ी थी। फोगाट ने कहा, खिलाड़ी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनका हक कोई नहीं छीन सकता। LGBTQ+ समुदाय के 400 से अधिक बच्चों के माता पिता के एक समूह ने CJI DY चंद्रचूड़ को एक खुला पत्र लिखा है। इन पेरेंट्स ने CJI से मांग की है कि उन्हें विवाह की समानता का अधिकार प्रदान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस समय समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स ने अपने पत्र में लिखा है कि हम अपने बच्चों और दामादों को अपने देश में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने रिश्ते के लिए अंतिम कानूनी स्वीकृति प्राप्त करने की मांग रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश अपनी विविधता का सम्मान करता है और दकियानूसी मूल्यों का बहिष्कार के लिए तैयार है। ये हमारे बच्चों के लिए भी विवाह की समानता का कानूनी अधिकार के रास्ते खोल देगा। इस समूह ने अपने पत्र में कहा, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम में से कुछ जल्द ही 80 को छू लेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें अपने जीवन काल में ही अपने बच्चों के LGBTQ समुदाय में विवाह को कानूनी रूप से मान्यता मिल हुए देख पाएंगे। बता दें, स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स भारतीय LGBTQ समुदाय के माता पिता द्वारा प्रत्येक का समर्थन करने के उद्देश्य से बनाया गया एक समूह है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग करने वाली 7 पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार को अदालत को सूचित किया है कि इस मामले में प्रारंभिक जांच की जरूरत हो सकती है, उससे पहले वो एफआईआर दाखिल करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले इसकी थोड़ी प्रारंभिक जांच की जरूरत हो सकती है। मेहता ने कहा, यही हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। साथ ही कहा कि हालांकि अगर आपको लगता है कि एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन्हें एफआईआर से पहले जांचना चाहेंगे। इसके अलावा तुषार मेहता की दलील पर CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, जानते हैं मिस्टर सॉलिसिटर, हम तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक हमारे कोई मटेरियल ना हो। आपके पास जो भी दस्तावेज हैं शुक्रवार तक जमा करें। इस पूरे मामले में एक माइनर इन्वॉल्व है और बहुत गंभीर है। उधर पहलवानों की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे पास भी एक अन्य एफिडेविट है जिसमें यह बताया गया है कि उसके बाद क्या क्या हुआ है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ बुधवार को एक अदालत में उनकी कथित टिप्पणी को लेकर एक आपराधिक मानहानि शिकायत दायर की गई है, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। दाखिल याचिका में तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं, उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस बीच अब इस मामले में यूपी सरकार ने एक कैविएट दाखिल की है। सरकार का कहना है कि इस मामले में कोई भी फैसला देने से उसका पक्ष भी सुना जाए। बता दें, याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है, जिन्होंने यूपी में 2017 के बाद से हुए 183 एनकाउंटरों की जांच की मांग की है। तिवारी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को 28 अप्रैल को लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। अभिनेता आमिर खान बुधवार को मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। ये प्रधानमंत्री मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम के मौके पर आयोजित किया गया था। आमिर खान न केवल उस कार्यक्रम में शरीक हुए, बल्कि उन्होंने कार्यक्रम से इतर बातचीत में मन की बात की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मन की बात संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी नागरिकों से जुड़ते हैं। एक बार असहिष्णुता को लेकर दिए बयान को लेकर सुर्खियों में रहे आमिर खान जिस एक दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए, उसका उद्घाटन नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाली है। बिहार में विवादास्पद सजायाफ्ता नेता आनंद मोहन सिंह के मुद्दे पर बीजेपी में जहां अलग अलग राय सामने आ रही है, वहीं IAS एसोसिएशन ने एक मुजरिम की रिहाई पर चिंता जताई है। लेकिन इस मामले में सबसे हैरानी बीजेपी के रवैये पर है, जिसके नेता जाति के आधार पर समर्थन या विरोध कर रहे हैं। नौकरशाहों की शीर्ष संस्था IAS एसोसिएशन ने बिहार जेल नियमों में बदलाव का विरोध किया है, जिससे गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। एक दलित IAS अधिकारी की हत्या के लिए आनंद मोहन सिंह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सेंट्रल IAS एसोसिएशन ने ट्विटर पर साझा किए गए एक बयान में कहा है, इस तरह के कदम से देश के नौकरशाहों के शीर्ष निकाय ने बिहार में नियमों में बदलाव के खिलाफ एक मुखर विरोध जारी किया है, जो गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह की रिहाई की सुविधा प्रदान करेगा, जो एक दलित IAS अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सेंट्रल IAS एसोसिएशन ने ट्विटर पर साझा किए गए एक बयान में कहा है, इस तरह के कदम से लोक सेवकों का मनोबल टूटता है, सार्वजनिक व्यवस्था कमजोर होती है और न्याय प्रशासन का मजाक बनता है। इस मामले ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। सुशील मोदी जैसे भाजपा नेताओं ने इस कदम की निंदा की है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि बिहार सरकार का यह फैसला दलित विरोधी है और नीतीश कुमार सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने बसपा पर पलटवार किया और मायावती पर यूपी में बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक जारी है। लगातार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि वो जल्द मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने वाले हैं। इस बीच उनके इस बयान पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये सब संजय राउत अपने सोर्स के हवाले से कह रहे हैं। बता दें, अजित पवार भी खुद कह चुके हैं कि उन्हें भविष्य का CM बताने वाला पोस्टर लगाना पागलपन है। वहीं उद्धव गुट ने पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा है कि शिंदे गुट जहां कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का खेमा उनसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और उनके पीठ पीछे अलग खेल खेल रहा है। इससे पहले संजय राउत अजित पवार को लेकर भी बयान दे चुके हैं कि उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने का दम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को लेकर जारी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और विवाद पर जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि पुलवामा और अडानी जैसे बड़े मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा, ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना था।
एक नहीं 3 घटनाएं हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उनकी छत गिर गई, दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रहते हैं उसकी छत गिर गई और तीसरी घटना में सीएम जहां लोगों से मिलते हैं उस कमरे की छत गिर गई। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, इन सब के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि इस घर को तोड़कर नया घर बनाने की जरूरत है और वो घर बनाया गया, जिसके बाद 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया है, जिसे लेकर कल से चर्चा की जा रही है। दरअसल केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। वहीं संजय सिंह ने पीएम मोदी को भी घेरा और कहा कि भारत के शहंशाह आलम प्रधानमंत्री जो कहते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल देता हूं, उनका घर बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जिस घर में प्रधानमंत्री जाएंगे उसके पहले उन्होंने कहा कि उस घर को ठीक ठाक करो जिसमें 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा उनकी कार और बाकी चीजों पर भी सवाल उठाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को लेकर चल रहे विवाद के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनको लेकर बड़ा बयान दिया और उनका समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ये जानते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। बता दें, बीजेपी उनके बंगले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इस बीच केजरीवाल के समर्थन में शरद पवार ने ये बयान दिया है। दिल्ली नगर निगम मेयर का चुनाव निर्विरोध हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय ने अपना नाम अंतिम समय में वापस ले लिया। इसी तरह आले मोहम्मद इकबाल को उप महापौर भी निर्विरोध चुना गया है। उनके खिलाफ बीजेपी की सोनी पांडे ने नाम वापस लिया। समझा जाता है कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत ऐसा किया है क्योंकि सदन में उसके पास बहुमत नहीं है। लेकिन बीजेपी अब स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव पर फोकस करेगी क्योंकि एमसीडी में स्थायी समिति ही सब कुछ है। मेयर इस समिति के बिना कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। बीजेपी कोशिश करेगी कि स्थायी समिति में जगह बना ले। बता दें, शैली ओबराय 22 फरवरी को एमसीडी के मेयर चुनी गई थी। उन्होंने अपना 38 दिन का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा किया। डीएमसी एक्ट के मुताबिक हर साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल को नए मेयर का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। 3 तत्कालीन नियमों के एकीकरण पर सीमन और पिछले साल दिसंबर तक निकाय चुनावों को स्थगित करने की वजह से किसी मेयर का पिछला कार्यकाल सबसे छोटा रहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया है। नक्सलियों के हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। इसमें एक ड्राइवर भी शामिल है। नक्सलियों ने आईईडी से विस्फोट किया था। खबरों के अनुसार अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। सुरक्षा बल अधिनियम को खत्म कर वापस लौट रहे थे, तभी माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट किया। नक्सलियों के इस हमले में 100 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। वहां छोटे मोटे हमले तो हमेशा ही होते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमला काफी समय बाद हुआ है, जिसमें 11 लोग मारे गए हैं। इस हमले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुरक्षा बलों पर यह हमला बहुत दुखद है और नक्सलियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। सूडान में फंसे 135 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान IAF C-130J सूडान के सऊदी अरब के जिद्दा पहुंच गया है। सूडान से निकाले जाने वाले भारतीयों की यह तीसरी खेप है। इसके साथ ही नौसैनिक पोत INS सुमेधा भी आज 278 यात्रियों को लेकर जिद्दा बंदरगाह पहुंचा है। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, ऑपरेशन कावेरी पूरे जोरों पर है। भारतीय वायुसेना की दूसरी C-130J फ्लाइट पोर्ट सूडान एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हुई, जिसमें 135 और यात्री हैं। ये ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाले गए लोगों का तीसरा जत्था है। बता दें, बीते 10 दिन से सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य हिस्सों में 2 सैन्य बल आपस में भिड़ रहे हैं। इस टकराव के केंद्र में 2 जनरल हैं। साल 2021 में दोनों जनरल ने एक साथ काम किया और मिलकर देश में तख्ता पलट किया था, लेकिन अब दबदबे के लिए दोनों के बीच की लड़ाई ने सूडान को बदहाल कर दिया है। आईपीएल के 36वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला हो रहा है। ये मैच M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी विराट कोहली कर रहे हैं। उन्होंने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 7 में से केवल 2 मैचों में ही जीत हासिल की है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक 7 में से 4 मैच जीत लिए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।